भाग एक में हमने देखा था नदी अपर्दन से बनी स्थलाकृति, और ये जो भाग दो है इसमें हम देखेंगे कि नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति कौन कौन सी हैं। नदी पर्वतीय क्षेत्र से भारी मात्रा में क्या लाता है, कार्य लगातार करता है, चाहे वह युवावस्था में हो चाहे प्रौढ़ावस्था में हो। अपेक्षा के देख सकते हैं कि युवावस्था में अपर्दन कार्य अधिक होता है, प्रौढ़ावस्था में अपर्दन कार्य मंद या सामान्य होता है, और प्रौढ़ावस्था में बिल्कुल क्षीण होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब नदी अपर्दन अधिक करती है उसकी रफ्तार अधिक होती है, मगर जब मैदानी क्षेत्र में होती है, प्रौढ़ावस्था में दौरान में होती है, तो उसकी रफ्तार अपेक्षाकृत कम हो जाती है। भारी मात्रा में वो क्या करता है, जल भार लेके जाता है, साथ साथ जो नद भार होता है, बोल सकते हैं नद भार में हम बोल सकते हैं कि जो इतने अवसाद होते हैं वह भी इसमें शामिल होते हैं, उसको लेकर वो आगे बढ़ता जाता है, और ढाल कम मिलने के कारण वह उसको निक्षेपित कर देता है, जमाव कर देता है, और उससे बनी हुई स्थलाकृति बहुत सारी होती हैं। और स्थलाकृति काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि नदी सबसे अधिक स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नदी के द्वारा बनी हुई, नदी के निक्षेप से द्वारा बनी हुई भू आकृतियाँ कौन कौन सी। तो यहाँ पर निक्षेप कर समझ में आ गया, जमाव। जी हाँ, नदियाँ लगातार अपर्दन भी करती हैं और निक्षेपित भी करती है, कहाँ पर, मैदानी क्षेत्र में। मगर युवावस्था की बात करें तो लगातार नदियाँ क्या करती हैं, अपर्दन कार्य अधिक करती हैं। नदी का वेग अधिक होता है, नदी का आयतन अधिक होता है, तो लगातार वह क्या करती है, अपना परिवहन कार्य को दुरुस्त रखती हैं, और जितने भी कटावित, जो कटाव से मिले, जो उनके साथ जो जमाव होता है उसको अपने साथ बहा कर ले जाती है। जैसा कि हमने भाग एक में पढ़ा था कि छेदक यंत्र कौन कौन सा होता है, पत्थर, बालू, रेत। तो ये जो है छेदक यंत्र के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, नदी के औजार के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं नदी से बनी हुई स्थलाकृति कौन कौन सी है। तो पहले ही टॉपिक शुरू कर लेते हैं जलोढ़ का। जलोढ़ जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, एलुवियल फैन जो है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र से नदी का उद्गम होता है, वह मैदानी क्षेत्र में पहुँचने से पहले क्या करती हैं, जलोढ़ का निर्माण कर देती है। तो हम बोल सकते हैं कि युवावस्था के अंतिम पड़ाव पर और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक पड़ाव पर यह जलोढ़ का निर्माण होता है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियाँ जब निकलती हैं तो भारी मात्रा में बड़े बड़े पत्थर, है ना, बोल्डर, रेत, बालू को अपने साथ लेकर पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतर जाती हैं, मगर ढाल कम होने के कारण वह अपने आसपास के क्षेत्र में बिखेर देती, क्योंकि नदी जब नीचे उतरती, क्योंकि अब देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र में नदी का जो आयतन अपेक्षाकृत अधिक होता है, चलिए, मगर जो क्षेत्र होता है वो सकरा होता है, वेग काफ़ी अधिक होता है। मगर मैदानी क्षेत्र में जैसे पहुंचती है तो उसका जो आयतन है, उसका क्षेत्र है, उसमें विस्तार आता है। विस्तार आने से क्या होता है, उसका जो वेग है अपेक्षाकृत कम हो जाता है, और वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर को वह एकत्रित कर देती है। तो हमें जब इसको हम देखें, सैटेलाइट से देखें, यहाँ देखें आसपास के क्षेत्रों में, तो ये जलोढ़ पंख के समान दिखता है ना। हम देखें कि ये पंख के समान हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर से जो ब्लू लाइन दिख रही है नदी है, नदी का जो आयतन का विस्तार हो गया, क्षेत्र का विस्तार हो गया, परिणाम स्वरूप क्या हो गया, वहाँ पर वेग कम हो गया। वेग कम होने से क्या करेगा, अपने साथ जो गाद है उसको आसपास के क्षेत्र में एकत्रित करता जाएगा। तो कुल मिला के पर्वतीय क्षेत्र की जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र की जो चट्टानी स्वरूप है उसको अपर्दित कर रहा है, और मैदान के नीचे या पर्वतीय क्षेत्र के नीचे या गिरिपथ के आसपास बिखेर देता है। तो ये जलोढ़ पंख कहलाता है। पंख का एक अच्छा उदाहरण है काठगोदाम, जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर हम देखते हैं कि गोला नदी पर निर्मित है काठगोदाम में जलोढ़ पंख। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के नीचे नदी जो है अपने गाद जमा कर देती है, तो ये जलोढ़ पंख कहलाती है, जिसको हम प्रोजेक्टर से और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि प्रोजेक्टर आप देखिएगा और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर जलोढ़ पंख को समझने का प्रयास करते हैं जब युवावस्था के अंतिम पड़ाव पर और प्रौढ़ावस्था के शुरुआती चरण में जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पर्वतीय क्षेत्र के नीचे, मतलब गिरिपथी क्षेत्र में यह जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। यहाँ पर देखें कि जलोढ़ पंख का जो आकार है अर्ध वृत्ताकार रूप में है,
पंख और जलोढ़ शंकु दो तरह के होते हैं। जी हाँ, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु में क्या अंतर है हमको समझने का प्रयास करते हैं कि जो जलोढ़ पंख होता है उस पर मलबा एकत्रित होते जाता है और यह प्रतिवर्ष मलबा के ऊपर मलबा एकत्रित होते जाने से क्या होता है, शंकु का निर्माण लेता है। तो शंकु यहाँ पर क्या है कि एक सीमित क्षेत्र होता है और जलोढ़ पंख की अपेक्षा ऊंचा होता है जलोढ़ शंकु। तो कुल मिला के देखते हैं कि शुरुआती चरण होता है जलोढ़ पंख, उसके बाद बनते हैं जलोढ़ शंकु। मगर ये जो जलोढ़ शंकु के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन कि सीमित दायरा होना चाहिए और यहाँ पर बताया गया कि जो गाद जमा होता है वह परत दर परत होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जलोढ़ पंख के कारण ही जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। पंख के पास हम देख सकते हैं कि गुम्फित नदी जो होती है, गुम्फित नदी का अर्थ होता है कि पर्वत से जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में उतरती हैं तो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त हो जाती हैं ये बताया गया है कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, भाबरी क्षेत्र होते हैं, उस पत्थरों के नीचे तलहट में नदी बहना शुरू कर देती है। हमें दूर से तो प्रतीत होता ही नहीं है कि पूरी तरह से वहाँ पर चट्टान ही दिखेगा, मगर नदियाँ नीचे क्या होती है, बहना शुरू कर देती हैं और इसी को हम गुम्फित नदी कहते हैं। बाद में जब बड़े पत्थर या बोल्डर जो शुरुआती चरण में निक्षेपित होते हैं, बाद में ये जो खादरी क्षेत्र आता है वहाँ पर नदी हमें दिखाई देते हैं। और ये ज़्यादातर होता है कि बरसात में हमें तो दिखाई देंगे, मगर जो 3 माह के बाद बरसाती समय के बाद, बरसात के बाद यह हमें नहीं दिखते हैं। गुम्फित नदी के रूप में इन्हें जाना जाता है क्योंकि ये जलोढ़ पंख के पास गुम्फित हो जाते हैं। तो नदियों की जो विशेषता है कि जलोढ़ पंख के पास नदियाँ गुम्फित हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो जलोढ़ पंख का जो निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। पहाड़ी जो ढाल है उसके नीचे जलोढ़ पंख का निर्माण होगा। दूसरा जो ब्लाक पर्वत है उसके अग्र भाग में जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। और यहाँ पर देखा गया है कि हिमानीकृत द्रोणी में भी जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो ढाल वाला क्षेत्र है उसके नीचे जलोढ़ पंख का निर्माण होगा। देख सकते हैं कि मर्सीड नदी जो है, जो अमेरिका में बहती है, मर्सीड नदी तकरीबन 64 किलोमीटर व्यास में फैला हुआ है जलोढ़ पंख वहाँ का। तो मर्सीड नदी एक एग्जाम्पल है। और देख सकते हैं रोन नदी घाटी, रोन नदी घाटी में हम देख सकते हैं कि ब्लाक पर्वत का अग्र भाग में ये हमें दूसरा देखते हैं प्राकृतिक कगार या तटबंध। प्राकृतिक कगार या तटबंध में होता है कि जब मैदानी क्षेत्र में नदी पहुंचती है तो अपने किनारों को ही क्या करती है, लगातार अपने गाद को वहां एकत्रित करती है और आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि वहां पर जो आयतन के साथ साथ जो वेग है उसकी रफ्तार कम हो जाती है नदी का, तो अपने किनारों में जो निक्षेप है उसको जमा करती जाती है। तो ऐसा दिखता है कि ये प्राकृतिक तटबंध है या प्राकृतिक कगार के समय भांति होता है। और ये जो हम देखें बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो दामोदर नदी है और कोसी नदी है, ये जो दोनों नदी जो हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में किनारों में या बाकायदा बाउंड्री जमा कर देती है, कगार जमा कर देती है। और बरसात के दिनों में क्या होता है, तेज़ गति से जब बाढ़ आता है तो इस प्राकृतिक कगार को खुद स्वयं तोड़ती है। परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है, वो काफ़ी जन धन की हानि होती है, बिहार का शोक इसी कारण। तो यहाँ पर देखें कि प्राकृतिक कगार या तटबंध में आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर कि एक किनारे हैं जहाँ पर वह गाद जमा कर रहा है और नदी लगातार दोनों किनारों में यह गाद जमा किया और नदी बहना शुरू कर देता है बीच से इस तरह से। तो ये प्राकृतिक कगार तटबंध भी एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है नदी का, जिसमें हम देखते हैं कि नदी अपने किनारों में अपने गाद या अवसाद को जमा करती है और वह बाकायदा एक बाउंड्री बनाना शुरू कर देती है और वह उस पर आगे बढ़ती जाती है। मगर यहाँ पर अपर्दन कार्य भी जारी रहता है ना। अपर्दन अपेक्षाकृत कम होगा, मगर अपने साथ जो भारी मात्रा में जो गाद लाती है उसको किनारों में जमा करती है। अगला देखें बाढ़ का मैदान। बाढ़ के मैदान में हम देख सकते हैं कि फूट प्लेन्स में देखें, बाढ़ के मैदान में आपको दिख रहा है कि उत्तरी भारत में जो गंगा सिंधु यमुना का जो क्षेत्र है ये बाढ़ के मैदान के नाम से जाना भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि बरसात में बाढ़ का जो पानी है, ये नदी का जो
पानी है काफ़ी अधिक, उसका स्तर अधिक होता है। परिणाम स्वरूप क्या है, अपने मुख्य मार्ग से वह हट जाती है। परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में वह पानी फैल जाता है नदी का, क्योंकि नदी में आयतन अधिक है और आसपास के क्षेत्र में पानी फैल जाता है। और जहाँ तक पानी पहुँचता है वह वर्ष में सिर्फ एक बार ऐसा होता है, तो ये बांगर मिट्टी कहलाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो क्षेत्र दलदल वाला क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पर बाढ़ के समय ही पानी पहुँचता है, तो ये बांगर कहलाता है। बांगर मिट्टी अपेक्षाकृत अनुपजाऊ होती है, क्योंकि वर्ष में सिर्फ एक बार ही वहाँ पानी, बाढ़ का पानी पहुँचता है। मगर खादर मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, जो उनके आसपास के क्षेत्र होते हैं। कछारी जो मिट्टी है वो खादर मिट्टी के अंतर्गत आता है। तो बाढ़ के मैदान के अंतर्गत देखा गया है कि जब इस समय होता है कि नदी में आयतन अधिक होता है जल का, तो परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में वह बिखर जाता है। तो जहाँ जहाँ तक वह बाढ़ का पानी पहुँचता है उस क्षेत्र को हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। तो ये बाढ़ के मैदान में हम देखने को ज़्यादातर उत्तरी मैदान जो होते हैं, उत्तर भारत के मैदान, वहाँ पर हम देखने को मिलता है ये बाढ़ के मैदान। मगर महानदी जो नदी है छत्तीसगढ़ का जो मैदान में, वहाँ भी हमको बाढ़ के मैदान के रूप में जाना जाता है, देखा भी जाता है। क्योंकि बरसात में जो अधिकांश क्षेत्र है 2 महीने जल भराव के कारण यह जलमग्न हो जाता है वो क्षेत्र। तो बरसात के बाद वह फिर से ठीक हो जाता है। मतलब कुल मिला के 12 महीने में 10 महीने वह जल से आच्छादित नहीं होता, जल से ढका हुआ नहीं होता। 2 महीने वह जल से बाकायदा ढका हुआ होता है। आगे देखिए नदी विसर्प। नदी विसर्प में देखने को मिल रहा है कि जो नदी है मैदानी क्षेत्र में जैसे ही उतरती हैं उसकी रफ्तार कम हो जाती है। रफ्तार कम हो जाने से क्या होता है, वह बहना शुरू कर देती है, सर्पिलाकार बहना शुरू करेगी और उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, आयतन कम हो जाएगा। तो क्या करेगी, आसपास के क्षेत्रों को लगातार वह कटावित करता जाएगा, जहाँ ढाल मिलेगा वहाँ आगे बढ़ता जाएगा। तो हम पहला स्टेप में देख रहे हैं कि नदी हल्की सर्पिलाकार होने शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बरसात के पहले, मतलब बरसात के पहले हम बोल सकते हैं कि ग्रीष्म काल में ऐसा देखने को मिलता है। नदी थोड़ा सा सर्पिलाकार हो जाती है, इसमें ये अपना जो मुख्य मार्ग है उससे हट जाती है और यहाँ पर जो लाल लाल दिख रहा है वहाँ पर कुछ चीज़ें खुद निक्षेपित कर देती हैं। नदी अपने साथ लाई गई जो गाद है उसको निक्षेपित कर देगी अपने मार्ग में, वहाँ से वह हट जाती है, फिर अपने मार्ग में इकट्ठा करती, फिर मुड़ जाती है। तो इस प्रकार सर्पिलाकार रूप में वह बहना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि ढाल उसको मिलता है। आगे देखें तीसरा स्टेप में देखें कि और अधिक सर्पिलाकार हो जाती है नदी, क्योंकि उसको फिर से बोला गया उसकी ढाल, उसकी रफ्तार मंद हो जाती है। मगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर याद रखिएगा कि भाई सर्पिलाकार होने के साथ साथ भी वो लगातार अपर्दन कार्य करती है, अपर्दन कार्य अधिक करती है, निक्षेपित अधिक करती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नदी विसर्पण है, नदी विसर्पण में अपर्दन कार्य होता है मगर निक्षेपण अधिक होता है। निक्षेपण में देख सकते हैं कि नदी अपने किनारों में और कभी कभी मुख्य मार्ग के सामने भी वह निक्षेपित कर देता है, जिससे उसका मार्ग बदल जाता है, ढाल के अनुरूप वह सर्पिलाकार रूप में बहना शुरू कर देता है। अगला देखें कि बाढ़ के समय, मतलब नदी में जब आयतन अधिक हो जाता है, जब बरसात या वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, बाढ़ में हम देखते हैं कि नदी तेज गति से सीधी बहती है ना। हम देखें कि ढाल पर वो डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि उसका वेग यहाँ पर स्पीड रहता है, तो वह सीधी गति से बहती है। तो ये जो क्षेत्र जहाँ पर वह जल एकत्रित हो जाता है, जो गाद युक्त जल होता है एकत्रित हो जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सबो लेक कहते हैं, जिसको छाड़े या गोपुर झील भी कहते हैं। तो यहाँ पर नदी विसर्पण को समझने का प्रयास करते हैं। नदी विसर्पण के अंतर्गत 3 प्रकार आते हैं। तो पहला बता सकते हैं कि सामान्य विसर्पण, दूसरा होता है अंधःकर्तित विसर्पण और तीसरा होता है बेमेल विसर्पण। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सामान्य विसर्पण होता है उसका क्षैतिज अपर्दन लगातार वह जारी रखता है, मतलब बोल सकते हैं कि इसका क्षैतिज विस्तार होता है। यह क्षेत्र से काफ़ी अधिक चौड़े होते हैं सामान्य विसर्पण में। दूसरा हम देख सकते हैं अंधःकर्तित विसर्पण में देखा गया कि यह निम्न कटाव करता है, अपने तल को कटावित करता जाता है और उसको किनारों में निक्षेपित करता जाता है, अंधःकर्तित विसर्पण। तीसरा जो विसर्पण होता है इसको हम बोल सकते हैं बेमेल विसर्पण। इस विसर्पण में यह दोनों कार्य नहीं होते। जी हाँ, वो उसे समझ नहीं आता कि आखिर विसर्पण के समय वो कभी कभी अपने मार्ग के सामने क्या करता है, निक्षेपित कर देता है अवसाद को। तो ये बेमेल विसर्पण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 प्रकार के विसर्पण है नदी विसर्पण में। नदी विसर्पण क्यों होता है? जब मैदानी क्षेत्र में ढाल नदी का कम हो जाता है, रफ्तार कम हो जाता है और अपने साथ जो अवसाद लाई जाती है उसको किनारों में जमा कर देता है, कभी कभी सामने जमा कर देता है। तो उससे क्या होता है, ढाल के अनुरूप
नदी आसपास सर्पिलाकार रूप में बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये नदी विसर्पण होता है। बाद में बरसात में क्या होता है, नदी तेज गति से आगे बढ़ती है और जो गाद है उसको यहाँ पर किनारों में जमा कर देती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक झील सा बन जाता है जिसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, झाड़न झील या गोखुर झील कहते हैं। तो ये जो झील है इसका निर्माण कर देता है झाड़न झील के अंतर्गत। तो यहाँ पर झाड़न या गोखुर झील का डायग्राम पूछा जाता है तो आपको बनाना ये है कि नदी विसर्पण के बाद से ही ऑक्सबो लेक बनती है। नदी विसर्पण हुआ, नदी विसर्पण के बाद जब नदी फिर से सीधी बहनी शुरू कर देती है तो वहाँ पर एक झील का निर्माण करती है और उसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये नदी जो है वो गाय के जो खुर के समान दिखती है। वहाँ पर झील जो है नदी के द्वारा बनी हुई झील है वो हम गाय की खुर के समान दिखती है, जिसको बोल सकते हैं ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं डेल्टा। डेल्टा में हम देखते हैं कि नदी अपने स्थलाकृति में काफ़ी महत्वपूर्ण एक कार्य करती है। डेल्टा जब नदी मुहाने पर जाकर अंतिम अवस्था में मिलती है, समुद्री क्षेत्र में जाकर या झील के क्षेत्र में जाकर वह क्या होगी, मिलेगी, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा आखिर होता क्या है कि नदी अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में जाके मिलने से पहले अपने साथ जो गाद है, जो महीन कण होते हैं, उसको एकत्रित कर देता है, वहाँ पर स्टोर कर देता है, निक्षेपित कर देता है। तो ये डेल्टा कहलाता है। और डेल्टा में होता यह है जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में कि यहाँ पर जो डेल्टा निर्मित जो जनित नदियाँ जो होती हैं वो अपने मुख्य मार्ग से, जो उनका मुख्य मार्ग है उसमें आगे बढ़ी, वहाँ पर गाद जमा कर देती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसकी शाखाएं विभक्त हो जाती हैं, है ना। 2 शाखाएं विभक्त हो गई, बाद में और गाद जमा कर दी तो इसके 6 शाखाएं विभक्त हो गई। मतलब कुल मिला के हम देखें, जो मेरा पंजा है ये, अगर ये मुख्य नदी है, मुख्य नदी जब समुद्री क्षेत्र में मुहाने में आकर मिलना शुरू करती है तो उसकी बहुत सारी शाखाएं विभक्त हो जाती हैं, शाखाओं में विभक्त हो जाती है और यही जो क्षेत्र होता है डेल्टा कहलाता है। आगे हम इसको प्रोजेक्टर से समझने का प्रयास करते हैं। प्रोजेक्टर में जरूर देखिएगा। नदी की जो स्थलाकृति है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है डेल्टा। जी हाँ, डेल्टा जब वृद्धावस्था के दौरान अंतिम पड़ाव पर बनाती है, जब वह कहीं मुहाने पर पहुंचती है, समुद्र या झील पर मिलने वाली रहती है, तब वह डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखें कि डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। इनका जो था नील नदी के अध्ययन के समय किया था। जो नील नदी में जो निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनी थी उसका नामकरण इन्होंने डेल्टा रखा था, मगर बाद में धीरे धीरे हर नदियों का जो मुहाना होता है उसका नाम डेल्टा कर दिया गया। तो देखिए डेल्टा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। जी, ग्रीक भाषा का एक शब्द है डेल्टा, उससे लिया गया। जैसे कि आपको दिख भी रहा है डेल्टा, ऐसा लग रहा है ट्रायंगल की तरह है। तो हम देखें कि डेल्टा आखिर है क्या। तो डेल्टा जब नदी पूर्णावस्था में पहुंचती है और उन अपने साथ जो महीन कण पत्थर लेकर आगे बढ़ती है तो उसकी जो रफ्तार है मंद हो जाती है। जी हाँ, नदी का जो वेग है वह कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या करता है, नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जो महीन कण थे जो इनको बहा कर लाया है उसको आसपास इकट्ठा कर लेता है और वह समुद्र या झील में जाकर या किसी जलाशय में जाकर वह मिल जाता है। मगर यहाँ पर समुद्र की जो लहरें हैं उसके थपेड़े भी अपेक्षाकृत कम आने चाहिए, तब डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखें कि नदी के द्वारा बनी हुई अंतिम स्थलाकृति डेल्टा है और नदी इसमें एक मुख्य नदी के रूप में बहुत सारी शाखाओं में तब्दील हो जाती है। जी हाँ, जहाँ उसको ढाल मिलता है वह उधर ही चलना शुरू कर देती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, ढाल ना मिलने के कारण वह बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है और अपने जो महीन कण होते हैं उसको आसपास के क्षेत्रों में वह बिखेर देती है। तो ये डेल्टा के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि डेल्टा काफी महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। और डेल्टा के जो प्रकार है ये 2 टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं कि आकृति के आधार पर हम बोल सकते हैं कि आकृति के आधार पर, दूसरा हम बोल सकते हैं विस्तार के आधार पर। तो यहाँ आकृति के आधार पर और विस्तार के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला आता है चापाकार डेल्टा या बोल सकते हैं धनुषाकार डेल्टा। तो चापाकार डेल्टा या धनुषाकार डेल्टा का एग्जाम्पल है आपका इरावदी नदी, जो म्यांमार में बहती है। इरावदी नदी हो गई, हांगो नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, राइन नदी हो गई और नील नदी हो गई। तो ये जो नदियां हैं अपने मुहाने पर चापाकार डेल्टा का निर्माण करते हैं। चापाकार एक प्रकार का अर्ध वृत्ताकार डेल्टा भी कहलाता है या धनुषाकार डेल्टा भी कहलाता है।
इसमें होती है कि जो नदी का जो आयतन होता है काफी अधिक होता है, और नदी अपने आयतन और वेग उसका मंद होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कहीं समुद्र या झील में जाकर वह मिल जाती है, और यहाँ पर संयोग ऐसा होता है कि समुद्र का लहर भी अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे डेल्टा कम प्रभावित होता है, तो ये चापाकार रूप में तब्दील हो जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ पर देखते हैं कि चापाकार के रूप में है। जी हाँ, यहाँ पर देखा गया है कि पूरी तरह से हिमालयन जो गाद है उसको लाकर वह इकट्ठा करता है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र और गंगा काफी लंबे नदी हैं और इनका आयतन भी अधिक होता है। वेग तो काफी शुरुआती समय में युवावस्था में अधिक होता है, मगर वृद्धावस्था में आते आते कम हो जाता है। अपने साथ जो महीन कण पत्थर लाते हैं उसको आसपास के क्षेत्र निक्षेपित कर देता है, और इसकी जो मुख्य शाखा कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है। तो ये चापाकार डेल्टा कहलाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अर्धवृत्ताकार है, इसकी जो मुख्य नदियां हैं, मतलब मुख्य जो नदी है उसके बहुत सारे शाखाएं हो जाती हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा भी एक अच्छा उदाहरण है, चापाकार डेल्टा। दूसरा हम देख सकते हैं कि पंजाकार डेल्टा। इसमें होता यह है कि चूना की मात्रा अधिक होती है, जो नदी होती है उसमें चूना की मात्रा अधिक होगी, और देखें कि रफ्तार भी अधिक होता है। जैसे कि चापाकार डेल्टा में हम देखा कि रफ्तार अपेक्षाकृत कम होता है, मगर इसमें होता है कि रफ्तार अधिक होने से क्या होता है, ये जो नदियां हैं समुद्र के अंदर तक चली जाती हैं। जी हाँ, और वहां पर जो कंकर पत्थर बालू है बिखेर देती हैं। समुद्री लहरें भी सक्रिय होती हैं। अपेक्षाकृत कैसा हो जाता है, ये पंजाकार, किसी पक्षी के पंजे के समान दिखता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मिसिसिपी, जो उत्तरी अमेरिका की जो मुख्य नदी है मिसिसिपी, उसका मतलब पंजाकार डेल्टा के रूप में एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि इसकी जो मोटाई है, जी हाँ, पंजाकार डेल्टा में मिसिसिपी का एग्जाम्पल है, तो मिसिसिपी की जो मोटाई है वहाँ का डेल्टा का तकरीबन 2000 फीट के आसपास है गहराई। सोचिए कितनी गाद जमा की हुई होगी। तो इसमें देखा गया है कि पंजाकार डेल्टा ये चापाकार से भिन्न होता है, इसमें रफ्तार चूना अधिक होता है। देखिए कितना अंदर तक गया है, तो ये पंजाकार डेल्टा हो गया। अगला देखें ज्वार नद मुखी या एस्चुरीज। देखिए देखते हैं कि नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, जो भारत की पश्चिम की जो नदियां हैं, पश्चिम मतलब हम बोल सकते हैं कि अरब सागर में जाके मिलती है, तो वहां पर ये एस्चुरी बनाती है, क्योंकि ये भ्रंश कगार में बहती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह समुद्री जो तल होता है उससे ना होकर वह ऊंचाई से निचाई की ओर गिरती है, तो गाद जो गिराई जाती है, क्योंकि अपेक्षाकृत ये किस क्षेत्र से जाती है, ज्यादातर प्रायद्वीपीय पठारों से आती है, तो इसमें गाद अपेक्षाकृत कम होता है, और ये समुद्र में जैसे ही जाके मिलती है समुद्री लहरें के द्वारा ये थपेरे में लेकर वापस चले जाते हैं। तो एस्चुरी में क्या होता है, एस्चुरी में होता है कि एस्चुरी में होता यह है कि लंबा और रफ्तार अधिक होती है। मतलब हम देख सकते हैं कि इस नदी की जो रफ्तार है अपेक्षाकृत अधिक होगी, लंबाई अधिक होगी, मगर सक्रिय होती है ये, और समुद्री तल से ऊंचाई से निचाई की ओर गिरती है, तो ये एस्चुरी कहलाती है। अगला देखें रुंठित डेल्टा, है ना, काफी अधिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि रुंठित डेल्टा ऐसा हो गया है कि भाई कटे फटे जो होते हैं डेल्टा। इसमें होता यह है कि जो मुख्य नदी होती है वह समुद्र में जाकर मिलने से पहले डेल्टा बनाती है, और डेल्टा कैसे कटे फटे हो जाते हैं, क्योंकि समुद्री जो लहरें हैं काफी अधिक सक्रिय होते हैं। उसके जब लहरें आती हैं तो समुद्री लहरें जब आती हैं तो नदी में जो डेल्टा जो बनाया जा रहा है वह आधा काट के ले जाती है लहरों के द्वारा। मतलब देखा गया है कि समुद्री जो लहरें इतनी अधिक सक्रिय रहती हैं कि यहाँ के जो डेल्टा को लगातार वह काटती फाटती हैं, तो काटने फिटने से क्या हो जाता है, ये डेल्टा रुंठित हो जाती है, बिगड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कहीं, है ना, काफी अधिक या सुनियोजित नहीं दिखाई देती। इसमें देखा गया है कि बाकायदा एक डेल्टा बनी हुई है, अचानक समुद्री लहरें आई और उस डेल्टा का आधा भाग को लेकर चंपत हो गई, तो ये रुंठित डेल्टा कहलाती है। इसका हम एग्जाम्पल ज्यादातर हम अफ्रीकाई देशों में देखते हैं, जो पश्चिमी तट है वहां पर। अगला छेड़ाकार या पालीयुक्त डेल्टा। पालीयुक्त या छेड़ाकार डेल्टा में होता यह है कि मुख्य नदी अपने मार्ग में जाती है, भाई समुद्र में मिलने वाली रहती है, मगर क्या होता है, कुछ ढाल का इशू होता है, ढाल कम मिलती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके आसपास की बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है
है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो मुख्य धारा है उसके सामने वह गाद जमा कर देती है। जो मुख्य नदी होती है अपने सामने स्पीड कम होती है, गाद भी अधिक होता है, मात्रा अधिक होता है। गाद मतलब जो अपने साथ प्रवाहित जो गाद होते हैं, निक्षेप होते हैं, उसको सामने इकट्ठा कर देता है। परिणाम स्वरूप क्या मुख्य नदी आगे नहीं बढ़ पाता और बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाता है, और यही आकार डेल्टा या पालीयुक्त डेल्टा। और ऐसा देखा गया है कि जब हम देखें सैटेलाइट से तो बकायदा ये ऐसा पालीयुक्त दिखाई देता है हमें। तो मुख्य नदी के सामने गाद जमा हो जाता है, परिणाम स्वरूप बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाता है, या बोल सकते हैं कि उसकी सहायक नदी भी उसमें आ टूटती हैं। और जो गाद जमा होने के कारण यह जो है मुख्य नदी से हट जाती है, तो ये छीनाकार डेल्टा कहलाती है, ये पालीयुक्त डेल्टा कहलाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आकृति के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। मगर देखें विस्तार के आधार पर भी यह 3 प्रकार के होते हैं। विस्तार के आधार पर देखें, इसका फैलाव के आधार पर देखें तो पहला देखते हैं अवरोधित डेल्टा। अवरोधित डेल्टा में होता यह है, आगे अवरोधित डेल्टा पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि प्रगतिशील डेल्टा। प्रगतिशील डेल्टा में होता है कि यह काफी अधिक समुद्री क्षेत्र में जब नदी मिलती है, डेल्टा का निर्माण करती है, तो वह लगातार अपनी डेल्टाओं का विस्तार करती जाती है, प्रगति करती जाती है, अपने क्षेत्र का विस्तार करती है। जो डेल्टा बनाने वाली जो नदी है वह लगातार विस्तार करती है, मतलब प्रगति करती है। डेल्टाओं का जो क्षेत्र, जो उसका दायरा होता है, उसका भी अधिक से अधिक विस्तार करती है, गाद भी अधिक जमा करती हैं। तो ये प्रगतिशील डेल्टा कहलाता है। मगर हम देखें अगला, उसमें हम लोग देखें कि अवरोधित डेल्टा में होता यह है कि जो डेल्टा जो निर्माण कर चुकी है मुख्य नदी या कोई भी नदी, उसका विघटन होता जाता है। जी हाँ, डेल्टा का क्षय होता है। जैसे कि हम कलकत्ता के आसपास देखें, है ना, इन क्षेत्रों में हम देखें तो ये इन क्षेत्रों में अवरोधिका या अवरोधित डेल्टा कहलाता है। तो हम देख सकते हैं कि प्रगतिशील डेल्टा से जस्ट अपोजिट है। प्रगतिशील डेल्टा में डेल्टा का विस्तार हो रहा है, नदी लगातार गाद जमा करती जा रही है, समुद्री जो तल है उससे ऊंची उठती जा रही हैं, समुद्री जो क्षेत्र है उसके आगे बढ़कर डेल्टा का विस्तार कर रही है। मगर अवरोधित डेल्टा में होता है ये क्या, जस्ट अपोजिट होता है। डेल्टा का आकार सीमित होने से शुरू हो जाता है, विस्तार कम होता है, गाद कम जमा करती है, समुद्री जो क्षेत्र है उसका विस्तार अधिक होता है। तो ये अवरोधित डेल्टा हो गया। तीसरा और अंतिम डेल्टा की बात करें, परित्यक्त डेल्टा। परित्यक्त में होता है कि ऑलरेडी एक डेल्टा बना चुकी है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है उसका एक काफी अधिक बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। मगर इन डेल्टाओं का निर्माण तो किया गया है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, मगर जो सहायक नदी है गंगा की, हुगली नदी, उसके समीप भी डेल्टा का निर्माण हो जाता है। जी हाँ, जहां मुख्य डेल्टा है उससे हट के जो हुगली नदी के आसपास जो है डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आयतन अधिक किसका है, गंगा ब्रह्मपुत्र का, वेग अधिक है गंगा ब्रह्मपुत्र का, और गाद अधिक जमा करके ला रही है, लंबाई अधिक है। मगर ये क्या हो जाता है, किस पर ट्रांसफर हो जाता है, जी हुगली नदी पर। हुगली नदी क्या करती है, वह इस डेल्टा का निर्माण करती है ना। अधिकांश क्षेत्र जो है हुगली नदी पर ही स्थित है, जो सुंदरवन का डेल्टा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो सहायक नदी आ गई हुगली नदी, इसका क्या कर दिया गया, परित्यक्त कर दिया गया। मतलब ये बता सकते हैं कि डेल्टा का निर्माण हुगली नदी पर होना शुरू कर दिया गया, मतलब हो गया है। तो ये परित्यक्त डेल्टा कहलाते हैं। देखते हैं कि मुख्य नदी के जो डेल्टाओं का निर्माण तो हो चुका पूर्वत्व में, मगर अब जो उनके सहायक नदी में भी डेल्टाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये परित्यक्त डेल्टा कहलाता है। मुख्य नदी को छोड़ के सहायक नदी का डेल्टा का विकास अधिक होता है, क्योंकि जो मुख्य नदी के द्वारा लाई गई जो गाद है वह सहायक नदी में जाती है और सहायक नदी के जब मुहाने में यह जमा हो जाता है। तो ये परित्यक्त डेल्टा कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा आकृति के आधार पर और विस्तार के आधार पर डेल्टाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेल्टा। मगर कोशिश करते हैं कि डेल्टा आखिर कैसे, मतलब डेल्टा निर्माण की कौन कौन सी कंडीशन है, आवश्यक दशाएं कौन कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पर पहला चर्चा कर सकते हैं कि जब नदी या बड़ी जो मुख्य नदी होती हैं कहाँ जाकर मिलती हैं, सागर में या झील में। तो ये अनिवार्य है कि सागर या झील में ही नदी मिले। जी हाँ, तो तभी डेल्टा का निर्माण हो सकता है। जैसे गंगा आके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ब्रह्मपुत्र आके मिलती है। तो ये किसका हो सकता है, जहां झील और सागर होंगे वहां पर
डेल्टा का निर्माण होगा। दूसरा हम बोल सकते हैं कि नदी का जो वेग है वह कम होना चाहिए। देखिए कि युवावस्था में, पूर्णावस्था में नदी का वेग तो सामान्य से ऊंचा रहता है, मगर वृद्धावस्था में जब समुद्र में आके मिलने से पहले उसका जो ढाल है, उसका जो स्पीड है, रफ्तार है, मंद होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि उसका जो आयतन है काफी बड़ा आयतन है और इस रफ्तार भी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, गाद को वह जमा करता जाएगा और उतना बड़ा अधिक डेल्टा बनेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि नदी का जो आयतन है काफी अधिक हो, क्योंकि वह जब सबसे ज्यादा क्या लाएगी, अवसाद लाएगी, निक्षेपित अवसाद लाएगी, महन कण लाएगी, जिससे डेल्टा का निर्माण होना है। तो नदी का जो आकार है और नदी का जो आयतन है ये भी डिपेंड करता है डेल्टा बनने का कारण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नदी का जो आकार है और आयतन अधिक होना चाहिए, काफी बड़ी नदी होनी चाहिए और उसका आयतन काफी अधिक होना चाहिए, जल भराव अधिक होना चाहिए, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। और हम देख सकते हैं इसके अलावा कि नदी का जो ढाल है वह मंद होना चाहिए। कहाँ पर, मुहाने के पास। मुहाना मतलब जहां पर वो समुद्र में आके मिलता है, तो वहां पर मुहाने के पास नदी का जो रफ्तार है कम होना चाहिए, मंद होना चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है डेल्टा निर्माण के लिए। अगर वहां पर रफ्तार अधिक होगा तो क्या करेगा, वह गाद को अपने साथ बहाकर समुद्र में जाके ढकेल देगा, ले जाएगा। तो यहाँ पर देखा गया कि मंद ढाल होगा तो पहले से एक डेल्टा का न्यू तैयार होता जाएगा। और अगला देखा है कि समुद्री जो लहरें हैं अपेक्षाकृत कम आता हो। जहाँ पर नदी समुद्र में जाकर मिलती है वहां पर जो लहरें हैं अपेक्षाकृत कम सक्रिय होनी चाहिए, कम शक्ति वाली होनी चाहिए, तब डेल्टा का निर्माण हो पाएगा। आगे देखते हैं कि समुद्र में जो गतिशील जो समुद्र होते हैं, मतलब बताया जाते हैं कि किसी समुद्री क्षेत्र में निमज्जन उमंजन की क्रिया लगातार होती रहती है। तो निमज्जन की जो क्रिया है उसके कारण क्या होता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है, मगर निमज्जन के कारण डेल्टा नीचे बैठ जाती हैं, समुद्री जल है वो अधिक सक्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा गया है कि जो समुद्री तटीय क्षेत्र है वहां पर तट का जो गतिशीलता अपेक्षाकृत कम होना चाहिए। और देखा गया है कि निमज्जन की क्रिया अपेक्षाकृत कम हो तो डेल्टा का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नदी सबसे अधिक आयतन वाला होगा, सबसे अधिक आकार में बड़ा होगा, डेल्टा का निर्माण करेगा। जो नदी झील में या सागर में मिलेगी वह डेल्टा का निर्माण करेगा। जो नदी मुहाने के पास मंद स्पीड वाली रहेगी, मंद ढाल वाली रहेगी, वहां पर डेल्टा का निर्माण होगा। यहाँ पर देखा गया है कि निमज्जन की क्रिया जहां ना होती हो वहां पर डेल्टा का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डेल्टा के प्रकार और डेल्टा की कौन कौन सी आवश्यक दशा है